नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, और इसके अलावा इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर एक एक करके चलता रहेगा। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे अपने साथ कुछ ही देर में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। और जीरा की बात करें तो जुलाई वायदा 27,500 रुपए के करीब बिकवाली का रुख है यहाँ पर। धनिया जुलाई वायदा 7,500 रुपए के पास निचले स्तरों पर मांग इस वक्त दिखाई दे रही है। धनिया की बात करें तो हल्दी अगस्त वायदा 18,000 रुपए के पास ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। तो हम देख रहे हैं मसालों में काफी मिला जुला कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है, और बेहतर मॉनसून के चलते हल्दी में हल्की कमजोरी है। और हम देख रहे हैं कि वायदा भाव जो है वो 18,000 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जीरा वायदा अगर देखेंगे तो 27,600 रुपए के पास, और धनिया में भी निचले स्तरों से हल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्वारगम और ग्वारसीड देखेंगे तो जुलाई वायदा 10,700 रुपए के ऊपर हल्की खरीदारी का रुझान है, और ग्वारसीड भी देखेंगे तो जुलाई वायदा 5,400 रुपए के पास हल्की तेजी का रुख यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये है एग्री कमोडिटी से जुड़ी बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके हमने रखी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नॉन एग्री कमोडिटीज पर नजर डालें तो सोना 71,200 रुपए के पास, कॉमिक्स पर भाव $2,320 के करीब है। सोने में निचले स्तरों से रिकवरी है, और MCX पर अगर देखेंगे तो 71,200 के पास कारोबार कर रहा है। चांदी 88,000 के पास है, कॉमिक्स पर भाव $29 के करीब देखने को मिल रहा है। ब्रेंट के कच्चे तेल के दाम अगर देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड $82 के करीब है। 6,500 पर MCX पर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 0.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स में भी आज काफी मिला जुला रुझान है। कॉपर में तो हल्की तेजी दिख रही है। कॉपर 850 रुपए के पास कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी का रुख है यहाँ पर। लेकिन वहीं एल्यूमिनियम और लेड देखेंगे तो वहां पर दायरे में ट्रेड हो रहा है, और जिंक में हल्की कमजोरी है। तो ये है मेटल्स में रुझान अभी तक का, और मिला जुला कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस में आज वीकनेस है, 250 रुपए के नीचे कारोबार हो रहा है। नाइमेक्स पर $2.9 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो ये है एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें हमने आपके सामने एक एक करके स्क्रीन पर रखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्री मार्केट में क्या करें। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। दीपेन शाह हमारे साथ हैं steven.com के, और हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। दीपेन जी, सबसे पहले आपसे सलाह लेंगे, सोने में क्या करें? हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार एक नरमी देखने को मिल रही है। अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात थी, पहले 3 बार कटौती की बात हो रही थी, अब एक ही बार कटौती होगी फेड की तरफ से जो फैसला निकल कर आया। तो वह उसकी वजह से भी मुनाफा वसूली हावी थी, और लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई के आंकड़े भी इसको सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है? सोने में जो हल्की तेजी नजर आ रही है, क्या उसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी दर्शकों को और काफ़ी फंडामेंटल फैक्टर्स सब एक्सप्लेन किए। तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। अगर आगे आप देखेंगे तो डेफ़िनेटली थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हमारा मानना है कि ये प्रॉफ़िट बुकिंग थोड़ी और जारी रह सकती है, और गोल्ड के प्राइसेज़ कहीं न कहीं 68,800 से 68,500 के आसपास आ सकते हैं। इसका मतलब है कि और 3 से 4% की गिरावट गोल्ड के प्राइसेज़ में हमें देखने मिल सकती है। तो थोड़ी जल्दबाज़ी ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़े डिप्स आते हैं, वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें। MCX में गोल्ड मिनी, गोल्ड स्पेशल सभी टाइप की अवेलेबिलिटी है, तो अपने रिस्क को वो हिसाब से मैनेज भी आप कर सकते हैं, और स्टैगर्ड मैनेज में बाइंग करें, एक साथ पूरे पैसे ना लगाएँ, ये सबसे बढ़िया रणनीति है। ठीक है, तो ये है सलाह गोल्ड पर। 71,300 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है, और आपको व्यू भी दे दिया गया। सोने के लिए अगर कुछ ट्रिगर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कॉमिक्स पर सोना $2,323 के पास है। गोल्ड माइनर पॉलीमेटल इंटरनेशनल की तरफ से खबर आ रही है कि वो उत्पादन बढ़ाएगा। 2029 तक अपने उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है। सेंट्रल एशिया में अधिग्रहण के जरिए उत्पादन बढ़ाने की योजना है, और चीन के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदारी को मई में रोका है।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में हल्की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। भाभी जी, आपका आपका क्या व्यू बन रहा है सोने में? ये जो तेजी हल्की आज दिखाई दे रही है, इसमें बिकवाली करने की सलाह देंगे या फिर पोजिशनल व्यू आपका भी खरीदारी की तरफ का ही होगा? गुड मॉर्निंग पूजी जी। देखिए, पोजिशनली अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे है तो यस डेफिनेटली खरीदारी, बट यहाँ पे मुझे भी नहीं लग रहा है कि बाय करना चाहिए। इनफैक्ट इंट्राडे मुझे लग रहा है सेलिंग करना चाहिए। देखिए, जो यूएस के महंगाई के डेटा है वो काफ़ी वीक आए, एक्सपेक्टेशन से वीक आए थे, बट एफओएमसी की जो मीटिंग है ये उसमें आके आया है कि एक्चुअली जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2 रेट कट, शायद 1 ही रेट कट हो सकता है और 4 रेट कट नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं। तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और कल हमने देखा कि पीपीआई का जो डेटा है वो भी वीक आया इन्फ्लेशन के जैसे ही, बट उसके बावजूद भी हमने देखा कि मार्केट में कोई बड़ी बाइंग हुई नहीं है। इनफैक्ट वो डेटा पॉजिटिव था गोल्ड और सिल्वर के लिए, उसके बावजूद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो क्लियरली यहाँ पे भी मार्केट यही फोकस कर रहा है कि जो फेड है अभी कोई ब्याज दर है वो कट नहीं करेगा एटलीस्ट इन नियरसेबल फ्यूचर। सितंबर या दिसंबर में ही कट कर सकता है। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी दोनों में हमने तेजी देखने को मिली, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए वीक है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि अगर कोई उछाल आता है तो बेच के ही चलना सकते थे। गोल्ड अगस्त 71,450 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 71,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,700 का। बट जब 70,000 के करीब अगर एक बार गोल्ड आ सकता है तो मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए। बट अभी फिलहाल तो शॉर्ट की रिकमेंडेशन ही मैं दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो रणनीति बनानी चाहिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो बिकवाली करके ही चलिए। चांदी में भी बिकवाली करने की सलाह आपको दी जा रही है। सोना 71,450 के पास मिले तो बिकवाली करके चलिए। टारगेट 7100 का होगा, स्टॉप लॉस भी आपका उसी लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए। इसके अलावा सिल्वर में भी यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है भाविक जी की तरफ से। तो ये है आज के लिए लेवल्स, इस पर नज़र रखिए। और दीपेन जी ने भी आपको सोने चांदी पर सलाह दे दी है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कच्चे तेल की। अच्छी तेज़ी हमने देखी थी जब ओपेक देशों के ओपेक की तरफ से बयान आए थे और सप्लाई और डिमांड को लेकर उन्होंने मिसमैच भी कहा था। उनका कहना था कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई में आने वाले समय में कमी हो सकती है। तो इस तरह के बयान आए, हमने एक तेज़ी भी देखी। 83 84 के पास भी निकला सोना, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि $82 के आसपास एक दायरे में अब कारोबार हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। आज एमसीएक्स की बात करेंगे तो एमसीएक्स पर क्रूड 6,527 पर कारोबार कर रहा है और आज भी 0.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी एमसीएक्स में क्रूड में देखने को मिल रही है। इस बीच ईआईए की तरफ से भी बयान आया है। यूएस क्रूड स्टॉक 37.3 लाख बैरल बढ़ चुके हैं। बाजार को 15.5 लाख बैरल स्टॉक घटने का अनुमान था, तो उसके सामने ये बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा यूएस में गैसोलीन और डिस्टिलेट स्टॉक में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बाकी जो फेड की तरफ से कमेंट्स आए हैं वो एक ट्रिगर पॉइंट था ही कच्चे तेल के लिए। ये जो पूरे फंडामेंटल्स अभी हमने चर्चा की, दीपेन जी आपका क्या नजरिया बन रहा है क्रूड की चाल को लेकर? क्या काफी समय तक ऐसे ही रेंज बाउंड कारोबार होगा कच्चे तेल में? जी, अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि रेंज बाउंड है, लेकिन रेंज काफ़ी बड़ी हो चुकी है 6,200 से 6,800 में ऊपर की तरफ। और हमने देखा है कि 6,050, 6,060 के जो लो बने थे उसके नीचे गए नहीं है भाव, और क्लोजिंग भी 6,200 के आसपास ही आई थी। तो ये हमें देखने मिल रहा है कि 6,200 का क्लोजिंग और ऊपर में 6,800 का क्लोजिंग, ये बहुत बड़ी मोटी रेंज बनी है। तो हमारा मानना है कि फिर से अभी हम मिड रीड पे आ गए हैं और ये फिर से प्राइसेस 6,650, 6,700 के आसपास जा सकते हैं। अभी कोई ऐसे सिग्नल नहीं है कि कोई काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आए। इतनी 6,200 से जो भी जंप आई है 7-8%, इसके बाद प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो टेक्निकली ये यही इंडिकेशन देता है कि यहाँ से और 200 पॉइंट की अपसाइड हमको देखने मिल सकती है, और 6,700 के आसपास के टारगेट्स आपको क्रूड ऑयल में मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल मिनी भी अवेलेबल है, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो कॉल को बाय करके चल सकते हैं या मिनी को डिप्स में आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आज तो वीकनेस है लेकिन एक तेजी आ सकती है क्रूड में, तो इस लिहाज से आप खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो टारगेट नज़र आ रहा है दीपेन जी को, वो है 6,700 का। तो 6,700 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर ट्रेड लेके जा सकते हैं। भाभी जी आपका क्या नज़रिया बन रहा है क्रूड पर? आप भी तेज़ी देख रहे हैं और बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह देंगे?
से आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि अभी भी लिमिटेड अपसाइड बाकी है। देखिए 6700 से हमने 6000 की एक डाउनसाइड रैली देखने को मिली, क्योंकि जो ओपेक प्लस का जो डिसीजन था, जो उन्होंने वॉलेंटरी आउटपुट कट किया था, वो कंटिन्यू जो मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन किया था, बट उन्होंने उसके बाद बोला कि 2025 में ग्रेजुअली थोड़ा कम करेंगे, प्रोडक्शन सॉरी सप्लाई बढ़ाएंगे। तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ था मार्केट के लिए, तो हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा कि नियरली 80% ऑफ जो करेक्शन था वो कवर हो चुका है। आगे जाके आगे देखें तो कोई अभी नेगेटिव ट्रिगर क्रूड के लिए है नहीं, बट अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है। ये थोड़े रेड सी में जो अटैक हुआ था वो भी थोड़ा एक पॉजिटिव था। मुझे लग रहा है कि 67 से 6800 जरूर से आएगा, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, नया कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। बट ये ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आई थिंक ऑप्शन के द्वारा मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे 6500 का कॉल ऑप्शन है 14 जून का, वो अराउंड 40 पे बाय कर सकते हैं 70 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 का। ठीक है। तो क्रूड में कुल मिला के कोई बड़ा ट्रिगर नहीं नजर आ रहा है, ना तेजी की तरफ ना बहुत बड़ी गिरावट अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। एक रेंज में ट्रेड करेगा और उसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए अगर आपको ट्रेड करना ही है तो क्रूड में। तो ये कुछ लेवल्स आपको बताए हैं। अभी अगर आप एंट्री लेते हैं तो 6700 के लिए ये पोजिशनल कॉल है। 6700 के लेवल्स आ सकते हैं क्रूड में, तो आप तेजी करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तेजी है तो 6800 तक की आ सकती है। तो एक रेंज में कारोबार होगा। और अगर उसके अलावा आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन में भी आपको सलाह दे दी गई है। 6500 की कॉल ऑप्शन लीजिए, 40 रुपए के आसपास है, और इसमें 70 रुपए का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो यह है सलाह क्रूड में। ऑप्शन के जरिए भी आपको रणनीति बता दी गई है। एक बार नेचुरल गैस पर भी सलाह ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस थी आज, और हमने देखा कि नेचुरल गैस 250 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। दीपेन जी, कोई व्यू बन रहा है आपका नेचुरल गैस में? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी डेफिनेटली व्यू बन रहा है, लेकिन और व्यू भी खरीदारी का है, लेकिन थोड़ा इंतजार करें। हमने काफी अच्छा रनअप देखा है, काफी फास्ट रनअप देखा है, तो इंतजार करें। हमारा मानना है कि 225 226 के आसपास प्राइसेस आएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है नेचुरल गैस के लिए 5-10% की अपसाइड और डाउनसाइड देना। आई थिंक इंतजार करें, थोड़ा फ्रॉक निकल जाता है और 225 226 के आसपास खरीदारी करने के मौके मिले तो वहाँ पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। फिर से रिमाइंडर दे दूं कि नेचुरल गैस में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, काफी अच्छी लिक्विडिटी है उसमें, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करने की कोशिश करें। ठीक है। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप नेचुरल गैस में खरीदारी करके चल सकते हैं। एक क्विकली एक बार आप भाभी जी से भी सलाह लेते हैं नेचुरल गैस पर, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। भाभी जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है नेचुरल गैस पर? आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि नेचुरल गैस में थोड़ा वेट करना चाहिए। देखिए अच्छी खासी हमने रैली देखने को मिली, और वो एक्सपेक्टेशन था कि यूएस में जो वेदर फोरकास्ट है वो काफ़ी हॉट है जुलाई एंड में, तो उसकी वजह से कूलिंग की डिमांड मिलेगी, और वो ऑलरेडी एक फैक्टर इन हो चुका है। अभी आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस है थोड़े करेक्ट हो सकते हैं 235 से 230 के अराउंड। उसके बाद अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो पॉजिटिव है, क्योंकि इन्वेंट्रीज है उनकी कमी है, प्रोडक्शन ऑलरेडी उन लोगों ने थोड़ा कम किया है, और एक बार एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव है। तो 235 से 232 के करीब अगर आता है तो 225 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, ऊपर का टारगेट 250 रख सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन की वेट कीजिए, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मत कीजिए। ठीक है। तो अभी फिलहाल एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए नेचुरल गैस में, क्योंकि ये थोड़ा और करेक्ट होगा, और 225 के बाद मिले तब आप यहाँ पर एंट्री लीजिए। लेकिन वहाँ पर भी जो तेज़ी है वो 250 तक देखने को मिल सकती है। तो ये एक ट्रेडिंग की रणनीति आप ले सकते हैं नेचुरल गैस पर। कमोडिटीज़ पर नज़र डाल लेते हैं, और मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि कुछ मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। कॉपर में तो आज हल्की तेज़ी थी, 850 रुपये के करीब हल्की तेज़ी का रुख यहाँ पर था, लेकिन अगर बाकी मेटल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम और लेड थोड़ा दायरे में है, लेकिन जिंक हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तो कॉपर इस वक्त हल्की तेजी में है, लेकिन बाकी सारे मेटल्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। दीपेन जी, क्या सलाह होगी आपकी? मेटल्स में कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? मेटल्स में देखिए, अगर हम कोशिश करें खरीदारी करने की तो एल्यूमिनियम में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 228 के आसपास आप कोशिश करें खरीदारी करने की। हमारा मानना है जो कॉपर में नीचे 842 के टारगेट्स थे वो लगभग आ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रीटेस्ट हो सकता है, और ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है सभी बेस मेटल्स में।
लेकिन थोड़े डिप्स पे खरीदारी करी तो ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो हम 228 का एल्यूमीनियम का इंतज़ार करेंगे और वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। दिपिन, वापस से एक बार लेवल्स बताएंगे? एल्यूमिनियम पर सलाह दी आपने। जी, एल्यूमीनियम पे 228 के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करें। अभी 233 चल रहा है, तो गिरावट में जो भी प्रॉफिट बुकिंग आती है बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इंतजार करें और 228 के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करें। एल्यूमीनियम में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, तो उसमें भी आप अपना रिस्क डिफाइन करके खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, लेकिन थोड़ा और नीचे आ जाए 228 का स्टॉप लॉस लगाइए और या उसके आसपास आ जाए तब एंट्री लीजिए और यहाँ पर तेजी के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, यह सलाह मेटल्स पर, लेकिन एक बार भाविक आपकी भी सलाह दीजिए। मेटल्स में आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के लिए? आई थिंक मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 280 से हमने 247 की एक करेक्शन देखने को मिला है। आई थिंक उसके बाद देखे प्राइसेस तो 250 से 260 के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी मुझे लग रहा है कि आई थिंक ब्रेकआउट है वो थोड़ा इमिनेंट है, तो मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के दिन अगर किसी को ट्रेड करना है तो जिंक पे ट्रेड कर सकते हैं अराउंड 257.50। टारगेट रहेगा 260 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 255.50 का। पोजिशनली भी किसी को लेना है तो आई थिंक जब तक 250 के नीचे नहीं जाता है तब तक पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनली टारगेट रहेगा 265 से 268 का। तो ये है सलाह जिंक पर। जिंक में आप ट्रेड ले सकते हैं और लेवल्स भी आपको बताए। अगर जिंक में ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर 257 के पास लीजिए, टारगेट होगा 260 का और स्टॉप लॉस होगा 255 का। तो जिंक में आप खरीदारी का ट्रेड लेके जा सकते हैं। ये है सलाह भाविक जी की तरफ से और दीपे ने भी आपको एल्यूमिनियम में तेजी करने की सलाह दी। अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ की और यहाँ पर जीरा से शुरुआत करते हैं। दायरे में कारोबार है, जुलाई वायदा 27,700 रुपये के नीचे। घरेलू और एक्सपोर्ट मांग में अभी भी मजबूती बरकरार, ग्लोबल सप्लाई फिलहाल कमजोर। ये कुछ ट्रिगर्स हैं जीरे के लिए आज जो दिखाई दे रहे हैं। दीपेन जी, आपकी क्या सलाह होगी जीरे में? देखिए, जीरे में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी लग रही है यहाँ से 2500-3000 पॉइंट्स की, और भी और ऊपर में हम 31,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीरे में आने के लिए। तो आप इंतज़ार करें और डिप्स में जीरा में नए कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कर सकते हैं, स्पेशली जुलाई मंथ कॉन्ट्रैक्ट में, जो अभी लगभग 27,000 के आसपास चल रहा होगा। तो वहाँ पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। ठीक है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा और नीचे आ जाए तब आप खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं जीरे में। और भाविक जी, आपकी क्या सलाह होगी जीरे पर? आई थिंक जीरो में भी ज़्यादा करेक्शन एटलीस्ट अगस्त तक तो नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ही 30,000 के ऊपर आता है तो जो मंडी में माल होता है वो कम हो जाता है। और अभी अगर देखें तो जो अफगानिस्तान है, सीरिया है, टर्की है, उन लोगों का माल अगस्त के बाद आएगा, अगस्त के पहले। तो अगस्त से पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना का अगर देखें तो वहाँ पे भी माल है, बट हमारा माल कम है। तो डिस्पाइट के चाइना के पास माल है तो वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को। तो डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड भी है। तो 30,000 तक मुझे भी लग रहा है अगस्त तक हमें ज़्यादा करेक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद हमें पता चलेगा कि बाकी कंट्रीज ने कितने यील्ड हुए हैं, तो उसके बाद फिर शायद जीरो में जो है वो आइदर तेजी होगी या मंदी होगी। बट इंट्राडे या 1 से 2 दिन का अगर ट्रेड लेना है तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से बाय कर सकते हैं 28,500 के टारगेट के लिए और 26,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, 28,500 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं जीरे में खरीदारी। अब धनिया की बात करें तो यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है। जुलाई वायदा 7,500 रुपये के पास दिखाई दे रहा है। निचले स्तरों से मांग है यहाँ पर। घरेलू डिमांड में सुधार, इंडस्ट्रियल मांग अभी भी कमजोर है नजर आ रही है। कैरी ओवर स्टॉक में भी कीमतों पर असर दिखा। ये है ट्रिगर्स धनिया के लिए। दीपेन जी, क्या सलाह होगी? धनिया को कैसे ट्रेड लें? देखिए, इंतजार करें थोड़ा। हाँ, बार्गेन बाइंग लेवल 6,800 के आसपास है। हमने देखा है कि धनिया में काफी लैकलस्टर कारोबार रहा है। एग्री कमोडिटीज में जनरली आप जल्दबाजी करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे ट्रेड के साथ, बिकॉज एग्री कमोडिटीज फिर चलेगी नहीं जब तक ट्रेंड में नहीं आती है। तो ट्रेंड में हमारा मानना है कि बार्गेन बाइंग लेवल 6,800 के आसपास है। अगर वहां पे आपको खरीदी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सबसे बेटर होगा।
और अभी लगभग यहाँ से और 5-6% की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो आने के बाद ही आप खरीदारी करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये है सलाह धनिये में आपके लिए। अब हल्दी की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा वसूली का दबाव है। अगस्त वायदा 18,000 रुपए के नीचे। आगे दाम बढ़ने की उम्मीद से किसानों ने स्टॉक रोक दिया है और आगे सप्लाई कमजोर होने की भी आशंका है। उसके अलावा गर्मी के चलते पैदावार पर असर की आशंका है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि हल्दी में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन भाभी जी, ट्रेड कैसे ले टर्मरिक में? आई थिंक ट्रेड पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि ट्रेड बाई करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि अभी मंडी में देखिए माल थोड़ा कम आ रहा है, बट 20,000 के जैसे ही प्राइस आता है तो वहाँ पे थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एफएमसीजी की बाइंग और लोकल बाइंग है वो कम हो रही है। तो आई थिंक 18,000 से 20,000 के एक दायरे में फंस चुका है। आई थिंक नॉर्मल मानसून की वजह से प्राइसेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 20,000 के ऊपर अभी फिलहाल सस्टेन कर पाएगा। बट यहाँ से मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है तो बाई कर सकते हैं यहाँ 18,000 के करीब। 19,000 का टारगेट रख सकते हैं और 17,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो बाई की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये है सलाह हल्दी में आपके लिए। इसके अलावा एक बार सलाह ले लेते हैं ग्वार पे भी। और ग्वार पर देखें तो खरीदारी है, निचले स्तरों पर मांग है। ग्वार गम जुलाई वायदा 10,550 रुपए के ऊपर और ग्वार सीड जुलाई वायदा 5,450 के करीब है। मांग में हल्की सुधार से भी कीमतों को सपोर्ट और मॉनसून की चार पर आगे की तेजी मंदिर निर्भर है। तो ये हैं ट्रिगर्स ग्वार गम और ग्वार सीड के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका दीपेन जी? ग्वार गम और ग्वार सीड कैसे ट्रेड लें? जी देखिए, व्यू दर्शकों पे है। अगर आप मीडियम टर्म का नजरिया रख रहे हैं तो गुआर सीड हमें सबसे बेस्ट कमोडिटी लग रही है इस साल और अगले साल आउट परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज हमने आज सभी एग्री कमोडिटीज में तेजी आते हुए देखी है और हमारा मानना है कि अभी ये 4 साल की जो साइकिलिकल होती है वो अभी नेक्स्ट ईयर गुआर सीड के फेवर में आ सकती है। तो आप लंबे समय का नजरिया रखेंगे तो भी अपॉर्चुनिटी लग रही है। इसके साथ साथ 5,200 का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। तो अगर गुआर सीड आपको 5,200 के आसपास कभी मिलती है तो वहां पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी गुआर गम में है। 10,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप गुआर गम में बाइंग कर सकते हैं और ऊपर में आपको 10,850 10,900 के आसपास भी टारगेट्स आपको देखने मिल सकते ये है आपके लिए सलाह ग्वार गम और ग्वार सीड पर। एक खबर भी आ रही है इस बीच, तिलहन में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है भारत। एडिबल ऑयल मिशन पर फोकस बढ़ेगा। खाने के तेल में देश में हर साल 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल होता है और अगले 5 साल में इंपोर्ट पर निर्भरता 60% से घटाकर 30% करने का लक्ष्य है। इसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर इस तरह के कमोडिटीज़ हैं जहां पर कि आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में है भारत, जिससे कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर निर्भरता जो है वो थोड़ी कम हो सके। इस खबर को पर आप का क्या टेक होगा भाविक? आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? आई थिंक 2021 में ही नेशनल मिशन एडिबल ऑयल का गवर्नमेंट ने शुरू किया था और इस बार जो बजट है उसमें भी प्रेजेंटेशन रहेगा आई थिंक नेशनल ऑयल सीड मिशन का। ऑलरेडी हमने देखा है कि साउथ में जो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए थोड़ी यील्ड बढ़ाने के लिए जो फैक्टर है वो शुरू हो गए तेलंगाना आंध्रा में, अभी नॉर्थ में नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2000, क्योंकि ओवरनाइट नहीं होता, तो आई थिंक 2028-2030 में 57% जो अभी फिलहाल हमारा इंपोर्ट बिल है, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आके 30% हो सकता है। बट उसके अलावा जो इंपोर्ट एडिबल ऑयल है वो भी ड्यूटी कम करनी पड़ेगी ताकि यहाँ के फार्मर्स जो है वो इंसेंटिव को उनको इंसेंटिव मिले करने के लिए। आई थिंक एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो आई थिंक 3 से 4 साल में मुझे लग रहा है जो 57% है वो हम शायद 45 से 40% तक ला सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल गवर्नमेंट का जो स्टेप्स लिया है वो अच्छा है, बट इट इज़ अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। बिल्कुल। तो ये है अच्छा कदम सरकार की तरफ से, लेकिन इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगेगा। लेकिन देखना होगा, हमारी नज़र बनी रहेगी और क्या कुछ डेवलपमेंट होता है वो आपके सामने लाते रहेंगे। दीपेन जी, भाभी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपना एनालिसिस करने के लिए दर्शकों के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही।